Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Key domestic stocks witnessed modest losses. The Sensex closes at 59,727. Nifty settled at 17,660. Rupee closes at 82 rupees and 4 paise against the US dollar. Global stocks trade mixed as investors remain cautious ahead of the Fed comments this week. And Brent crude oil hovers around $84.50 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 59,727 पर बंद हुआ और निफ्टी 17,660 पर दर्ज हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 4 पैसे के स्तर पर रहा। इस सप्ताह यूएस फेड की टिप्पणी से पहले निवेशक रहे सतर्क और वैश्विक बाजारों में रुख मिला जुला रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $84.50 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज मामूली गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ये गिरावट मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.31% की गिरावट से 184 अंक कम होकर 59,727 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.26% की मंदी से 47 अंकों का नुकसान दर्ज करते हुए 17,660 पर बंद हुआ। हालांकि व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों आज मामूली बढ़त में रहे। मिड कैप सूचकांक 0.52% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.22% की वृद्धि पर बंद हुए। Key domestic indices today closed with modest losses. The BSE Sensex and the NSE Nifty both fell amid mixed global cues. Sensex declined by 184 points, or 0.31% to finish at 59,727. Nifty at the National Stock Exchange also lost 47 points, or 0.26% to settle at 17,660. In the broader market at the BSE, the mid-cap index and the small-cap index ended with modest gains. Mid-cap closed up at 0.52%, while the small-cap settled 0.22% up. In the Sensex pack of 30 companies, the shares of 13 firms rose while 17 fell. In the gainers, IndusInd Bank, Nestle India and HCL surged 2% each. Wipro added 1.6%. On the other hand, Power Grid plunged 2.6%, Ultra Tech Cement declined 1.9%, and Reliance fell 1.1%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 sectors logged gains while 9 witnessed losses. The healthcare sector surged 1.1%, realty gained 1%, and metal rose 0.6%. On the other side, utilities and power, both the indices fell 0.8% each. Telecom sector slid 0.7%. The overall market breadth was positive as shares of 1,853 companies rose while 1,692 companies fell. A total of 108 shares of companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.39% की गिरावट से 101.71 पर था। उदयन, क्या कहेंगे आप? आज लगातार दूसरा दिन है जब हमने गिरावट देखी है। हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें फिर भी तेजी बनी हुई है। जब से ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है हम एक तेजी का दौर देख रहे हैं। अभी आप कैसे आंकते हैं बाजार की स्थिति को? देखिए, काफी कुछ जो प्रतिक्रिया आप मार्केट्स में देख रहे हैं वो ग्लोबल क्यूज की वजह से नहीं है। आप बाकी खबरों में देखेंगे कि ग्लोबल क्यूज ब्रॉडली पॉजिटिव रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जैसे एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, जैसे यूएस मार्केट, अमेरिकी मार्केट में
शुरुआती रिजल्ट्स जो हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वो पॉजिटिविटी की नज़र से देखे जा रहे हैं। जो बैंक्स के रिजल्ट्स निकलने वो उम्मीद की जा रही है वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पे अगर तुलना करें तो थोड़ी सी नर्वसनेस है कि स्पेशली इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद तो ये अगले कुछ दिनों में जो रिजल्ट्स निकलेंगे, इनफैक्ट अगले मंडे तक एक जिस तरीके से एक आर्क बनेगा, जिस तरीके से एक मोमेंटम बनेगा इंफॉर्मेशन का, रिजल्ट्स का, उस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट काफी कुछ सेट हो जाएगा। और स्पेशली आईटी कंपनीज से जुड़ी हुई जो है वहां पे थोड़ी सी कंसर्न है। दूसरा, रिलायंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो जब आएगा उसके बाद एक आप डेफिनेट एक डायरेक्शन बाकी सेक्टर से आपको क्या उम्मीद है? आईटी सेक्टर जैसा आप कह रहे हैं कि शायद जो उम्मीद थी उसके मुकाबले थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं रिजल्ट्स, बट बाकी सेक्टर से क्या उम्मीद है? वो थोड़ी सी चिंता हो रही है विश्लेषकों को, क्योंकि इन्फोसिस को बेलवेदर माना जाता है, फ्रंट रनर माना जाता है, तो HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आने वाला है। तो ये काफी कुछ निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारों के पास चैलेंज हो, उनके अलग अलग पोर्टफोलियो हैं काम के। तो पर एक जो चैलेंज है वो अनडाउटेडली वहां पे कुछ हद तक बना रहेगा। तो रिजल्ट्स निकलते रहेंगे। आप ऑटो क्षेत्र में पाएंगे कि जहां पे ये माना जा रहा है कि जो पैसेंजर व्हीकल प्रोड्यूसर्स हैं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वो बेहतर करेगा। टू व्हीलर शायद उतना बढ़िया आंकड़े ना दिखा पाए। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी मिक्स्ड से रुझान, कुछ मिक्स सिग्नल आता रहेगा। तो ये ग्लोबल क्यूज के कई बार क्या होता है, ग्लोबल क्यूज की वजह से, ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे कुछ और बात आ गई सामने जो कि अब दिख रही हैं, और वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रंट रनर्स हैं, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स इनके होते हैं। तो उस वजह से शायद थोड़ा सा सर्कमस्पेक्शन है। फिर आपके जो मंथली जो क्लोजर्स होते हैं, एक्सपायरीज आती हैं, उनका वक्त आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो पीरियड है वो वेट एंड वॉच टाइप का पीरियड है ये। Is there some issue regarding what portfolio to plan when it comes to trading in the markets? We saw the DIIs being the net buyers in the market. Today you mentioned about IT index has not been overbought, the price to earnings ratio being a factor. That technically we are seeing support for Nifty at around these levels only. So the optimism is there, but is there a plan on the part of DIIs to really buy into the market at these levels right now? Arjun, they're better than what they were say around this time last year. At that time, there were many people who would argue, not from people like us, but people from outside. They would say that, okay, this is looking a little rich. The valuations are looking a little rich. Now things are much better. They're looking much better, and they're looking much reasonable. And in terms of the comparative picture, when you compare the Indian markets with others, what are the other opportunities? There's some very interesting areas. Banking and financial services is a very good area. A very important area as far as Indian stock markets are concerned. They're very important. Now, if you see their health, their balance sheets, their customer profile and stuff like that, they look pretty good. So there are areas which are going to keep looking good, look promising. It depends on how global investors invest, but there is no doubt that there are going to be sectors where there's going to be growth, there's going to be interesting optimism, and there'll be sectors where there will be challenges on and off. So you will not be able to have a broad sweep in terms of investment opportunities are concerned, but you're going to find interest going on. Whenever there is interest in risk-on kind of behavior coming in, you will find India being in favor. So, Udin, ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो SIP इन्फ्लोज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो अभी भी बहुत मजबूत बने हुए हैं भारत में. सो आपको लगता है कि जो भारतीय रिटेल इन्वेस्टर है उसका जो विश्वास है वो भारतीय बाजार में बरकरार है, और इसको आप कितना आधारभूत मानते हैं, स्थायी मानते हैं, ये देखते हुए कि जैसा आपने अभी बैंकिंग का जिक्र किया, बाहर के बैंक्स में इतने बड़े बड़े संकट आए,
लेकिन भारतीय बैंक्स की जो उसी के बैकड्रॉप में भारतीय बैंक्स की मजबूती जो है वो उभर के आई। कैसे देखते हैं आप इस विश्वास को, निवेशक विश्वास को? देखिए, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा कि मार्केट ऐसी रही और एसआईपी फ्लोज बढ़ती चलेंगी, जो कि बढ़ती रही हैं, पर इस तरीके से होगी, जो कई लोग डीकपलिंग का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक्चुअल हार्ड इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच में वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, वो आप रिगार्डलेस ऑफ दैट वहां पे जो रियलिटीज क्या हो रही है, आप निवेश करते चले जा रहे हैं। तो वो एक मेच्योरिटी दिखा रही है। अगर ये ऐसा बना रहा है कई महीने दर महीने, मान लीजिए जून तक ही हम ये ट्रेंड देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाती है। इसका मतलब हमारे एक इन्वेस्टर क्लास तैयार हो गई है जो बहुत मैच्योर हो गई है, जो एसआईपी के जो फायदे हैं उसको समझ गई है। तो ये तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होगी। पर अगर ना भी हो, हमने ओवरऑल ट्रेंड तो यही देखा है कि सिस्टमैटिक जो इन्वेस्टिंग होती है वो लोग बरकरार रहते हैं, और एक जो मास एक्सोडस हो जाता था कि मार्केट के डाउनटर्न या फ्लैट रहने की वजह से लोग निकल जाएंगे, वो अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो और दूसरी भी इंटरेस्टिंग बात ये भी है, कई बार कई इन्वेस्टर, जबकि ये करना नहीं चाहिए, पर एक टेंडेंसी हो जाती है कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डेट जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स के जो रेट्स हैं, वो अब धीरे धीरे बढ़े हैं और ऊंचे रहेंगे कुछ दिनों तक। तो आपके जब लो रिस्क में जब आप हाई रिटर्न, रीजनेबली हाई रिटर्न मिल रहा है आपको, तो तब इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है, एसआईपी ज्यादातर लोग इक्विटीज में ही करते हैं, जबकि आप डेट और हाइब्रिड में भी कर सकते हैं, पर लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट में या प्रिडोमिनेटली लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। तो तब ये जरूर हो जाएगा कि अगर तब भी बरकरार रहता है तो इसका मतलब इन्वेस्टर और भी मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि आप देखिए कि आपको उतनी इंसेंटिव होनी चाहिए ताकि आप इक्विटीज में डालें। तो इसका मतलब काफी अच्छी एडवाइस मिल रही है, या इन्वेस्टर्स समझ गए, वो काफी साइकिल्स देख चुके हैं, मैच्योर कर रहे हैं। तो ये एविडेंस का इंतजार रहेगा। पर जैसे जैसे हम ये पूरा इंटरेस्ट रेट साइकिल एक दिशा की तरफ जा रही है और हाइक साइकिल एक जगह जाकर ठहराव हो जाएगी, तब एक जो रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क रिटर्न का जो माहौल है, जो बिल्कुल इक्विटीज शेयर्स की तरफ थी, इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ थी, लॉपसाइडेड थे, वो बैलेंस हो जाएगा। अब रिस्क के सब, जोखिम के हिसाब से रिटर्न देख के निवेश का एक माहौल, जो नॉर्मल माहौल है, वो वापस आ जाएगा। Just looking at the expected results calendar for the 18th, apart from Tata Coffee, I don't see any other company of any great significance for our listeners, at least when it comes to the Tata Group. Then the 19th, really from the 20th onwards, are we likely to see big companies again declare their results? So do you see traction in the markets because of what's happening in the fourth quarter declaration by companies? Oh yes, that's going to be in the period that's going to go ahead. People are going to look at results, because Arjun, what's happening is typically you'll need a development or information or headlines that will move the market. Now you're not getting that, so therefore you'll find these swings, range-bound kind of behavior. Today, I will not be surprised if experts, after analyzing today's market action, they will call it range-bound. If they don't call it range-bound, I'll be very surprised. So it's going to remain like that, because you need some kind of a development that will really move the market. So if one were to talk about one headline that could have influenced, that's probably has influenced other markets, is the kind of data that's come out of China. But clearly in our country, what's happened is, because IT is so important for us, and it indicates how we are doing internationally, and it also employs a huge number of people. And there's a lot of, from those pay, there's a lot of spending that gets triggered off. So that it is fairly important at the stock market in terms of employment and so on and so forth, and consumption. So these things are going to be remain important. People will keep an eye on what's going on in IT,
And I think you're going to get far more positive sort of vibes coming out of BFSI. Although, as we go along in the first quarter of the new financial year, you will find even that sector getting into some level of challenge, simply because when your growth rate is not as high as it was in the past, as it is being expected, there will be some level of adjustment that will happen. Inflation does take a toll. Realty and pharma were gained by 1% in trade today. What were the reasons? And talking about growth, the IMF has forecast 5.9% for the entire financial year. Well, the government is still talking about government, or shall we say the government and bodies around the government, they're still talking about 6.4. I'm at a personal level, I think it will probably they'll come towards a slightly lower figure eventually. But yes, pharma, Arjun, one of the things is that it's of the traditional wisdom that, no matter what happens in the economic cycle, if you fall ill, you'll take medicines, right? So that's number one. The other thing that has happened, Arjun, is that COVID, the health pandemic had actually disrupted the healthcare consumption in a particular way. Right, so there were things that you would do a surgery, or you would go for a procedure, or you'll go for a checkup, and then you'll get medicine. Some of these medicines will be lifelong. So that whole process had got disrupted. Now, what has happened is that reversion to that pre-COVID level is coming. So I don't have the exact details in front of me, but my sense is that we have reached that pre-COVID level as far as pharma is concerned. Those consumption, those aspects that were going, we have regained that mojo back. We are at a pre-COVID level, and probably that's what's driving the scene out there. Reality, of course, one has to take a look, because there are mixed reports that are coming in terms of affordable housing becoming a little less affordable within quotes. उदिन, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअल हार्ड इकोनॉमी टर्म यूज की थी. अगर हम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इकोनॉमी के, अभी जो टैक्स कलेक्शंस हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस या जीएसटी कलेक्शंस या एक्सपोर्ट्स जो हमने हिट किया है $770 बिलियन, या सीपीआई अगर हम देखें, डब्ल्यूपीआई 2% से नीचे आ गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा 6% से नीचे आया है, और आरबीआई ने भी पॉज किया है. तो आपको लगता है कि ये जो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का एक इंडिकेशन दे रहे हैं? और क्या आपको लगता है प्रमुख चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आने वाले समय में? तो सबसे ये तो आप जब गाड़ी चलाने रियर व्यू से जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये हो चुका है, ये घटना घट चुकी है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है. आप फ्रंट में क्या आएगा, सड़क में आगे क्या आएगा, बताना मुश्किल होता है. पर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात सोनू ये है कि जो रिजर्व बैंक जो रेट हाइक्स कर रही थी, आप उसको जितने मर्जी बेसिस पॉइंट कहें, 250 बेसिस पॉइंट कहें, जो भी है, वो काफी सब्सटैंशियल है, वो कम नहीं है, और बहुत कम टाइम में हुआ है. तो उसका जो ट्रांसमिशन होता है, उसका जो असर ग्राउंड पर दिखता है, वो टाइम लेता है. तो मान लीजिए आपके होम लोन रेट बढ़ जाते हैं, या किसी लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं, या किसी और चीज, कोई चीज और हो रही है, मुद्रास्फीति भी रही है 6% से ऊपर ही रही है, तो उसका जो असर है वो दिखते दिखते टाइम लगता है. और इस साल के अब अगले कुछ महीनों में आपको उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा. तो इसीलिए जो सन 22-23 में जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 23-24 में उतना तो नहीं रहेगा, उससे तो थोड़ा सा कम ही रहेगा. ये तो ऑलमोस्ट जिसने भी फोरकास्ट किया वही कहेगा. तो अगर ऐसा है तो वो उसका कारण ये होगा, फर्स्ट लेवल जो इम्पैक्ट है वो रहेगा. पर हमारे यहाँ पे वो असर नहीं होगा जो आप पश्चिम के इकोनॉमीज में देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा. क्योंकि हमने जब ये महामारी आई थी तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार ने अपने फाइनेंसेस को हैंडल किया था. दे केप्ट, जैसे बोलते हैं, गन पाउडर ड्राई. इसलिए उनके पास वो एमओ है, वो फायर पावर है, जिससे अब वो हेडरूम उनके पास है जिसमें वो प्ले कर सकते हैं. जो टैक्स कलेक्शन आपने कहा, जो चीजें कही, वो थोड़ा सा उनको ज्यादा हेडरूम दे रहा है ताकि वो कर पाए. इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लें. पर एक बार देख लेते हैं, PSU बैंक्स एंड मेटल, व्हाई डिड दे गो अप बाय 0.5%? जस्ट ब्रीफली.
Well, I think it probably is anticipation of some of the results that are going to come in. You had HDFC Bank, the results come in. Some analysts were not spectacularly thrilled, but they were right there. They delivered what they were expecting. It was not a negative surprise like Infosys where none of the boxes got checked. आइए अब चलते हैं अन्य एशियाई बाजारों की ओर। कोविड से प्रभावित चीन की अर्थव्यवस्था में आशा से बेहतर सुधार की रिपोर्टों के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 0.5% की तेजी में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की मामूली वृद्धि में रहा। लेकिन हांगकांग का हैंग सेंग 0.6% के नुकसान में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की मंदी में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच यूरोपीय क्षेत्र शेयर बाजार 14 महीने के उच्चतम स्तरों के करीब बने रहे। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.1% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.6% की वृद्धि थी और जर्मनी का डैक्स 0.7% की तेजी पर था। उद्यन जो चीन के आए हैं जीडीपी के आंकड़े 4.5% जनवरी टू मार्च क्वार्टर के एंड अनुमान था कि 4% आएंगे। ये आपको कितनी बड़ी डेवलपमेंट लगती है पूरे विश्व के सेंटिमेंट के लिए, इकोनॉमिक सेंटिमेंट के लिए? बहुत ही उनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हर मानदंड में, हर पैमाने में जो अब भी डिफरेंट इंडिकेटर्स में जो एक्सपेक्टेड था उसको वो अच्छे खासी तरीके से बीट कर गए। तो ये याद रहे कि उनके वहां पे एक लॉकडाउन की स्थिति आप कहें या क्लोजर की स्थिति थी, तो उनका दोबारा उनकी क्लोजर और रीओपनिंग हमारे साथ मिलती नहीं थी। अब ये उनका रीओपनिंग गैम्बिट या रीओपनिंग प्ले था और उनको भी हमारे तरह और दूसरे देशों की तरह ये रीओपनिंग का जो बाउंस मिलता उसके बाद उनको वो नॉर्मलसी के जो हालात हैं जो हम अभी जहां जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां से उनको गुजरना पड़ेगा। तो विश्लेषकों का मानना है ये तो बहुत जबरदस्त है और ऑप्टिमिज्म है, पर उसके बाद ये रीओपनिंग का जो बाउंस है, जो ट्रैवल इतने दिनों से नहीं किया, दूसरी चीजें बहुत दिनों से नहीं हुई, सब होने लगी, कंजम्पशन इतनी ड्राइव कर रही है, उसके बाद वो रीओपनिंग प्ले चला जाएगा और उसके बाद वो आपको असल में दिखेगा कि क्या स्थिति है। और ये जो रिबाउंड की आप बात कर रहे हैं उसमें सप्लाई चेन्स में भी जो रुकावटें थी जो काफी हद तक दूर हुई हैं, वो भी स्थिति आपको लगता है और सुगम होगी? बिल्कुल होगी, पर चीन एक कहा जाता है फैक्ट्री टू द वर्ल्ड है। तो विश्व के सबसे ज्यादा खपत करने वाले, कंजम्पशन वाले जो इकोनॉमीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, वहां पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होता, नेचुरली उनकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। फुल्ली एंड टोटली डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी उनके जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो अलाइनमेंट है उसको रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगी। तो इस वहां पे बहुत इंकरेजमेंट दिया जा रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन को, पर मुझे लगता है कि वहां पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं उनके लिए, चीन के लिए, और वहां पे अगर कंजम्पशन में असर पड़ता है, जो कि इनकम अगर आपकी टेपिड ग्रोथ होती है या नहीं होती है, नहीं के बराबर, तब असर जरूर पड़ता है। Udayan, what's happening in the factory activity in China right now after the COVID restrictions were lifted immediately? What's happening right now? We're seeing the Chinese market just fall marginally, but real economy-wise, how are they performing right now? To the best of my knowledge, from what people are talking about, the experts, it's a positive sort of feedback that people are giving, that they think things are moving on pretty well. What is worrisome are the which has come, which is getting discussed in media, is the debt related issue, both at the local government debt and also your debt at the national level in China. Apart from that, Arjun, real estate is a very important sector in China, so that remains troubled, and there is always this concern that if you have a less than okay sort of incident, a mishap, an Evergrande kind of a episode happening out of in real estate out there,
there might be not just a national sort of repercussion, but global echoes and global effect can be there. पर China+1 जो एक मुहिम चली थी, आपको लगता है वो अगर चाइना में अब ओपन भी हो गई है इकोनॉमी और वहां पर आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं, तो वो थोड़ी शायद वीक पड़ जाएगी? देखिए, वो कहना ये एक इनिशिएटिव है जो आगे मोमेंटम लेगी, पर चाइना इतनी ज्यादा उसकी वहां पे प्रोडक्शन होता है। और सोनू, हमें याद रखना पड़ेगा, सिर्फ फैक्ट्री होना जरूरी नहीं, आपके पास वो ऐसे वर्कफोर्स होने की जरूरत है जो मैन्युफैक्चर कर पाएंगी। तो दूसरे जो कंट्रीज हैं जो China+1 के जो दावेदार हैं, जिसमें भारत है, वियतनाम है, जो भी कही है जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उनके पास वो मैन पावर, आपके पास वो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, ये सारे आपके बिल्कुल उस दर्जे के होने पड़ेंगे, और ये रातों रात नहीं हो पाती है, ये वक्त लगेगा। और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, पर हमें काफी फासला तय करना है, स्पेशली मैन पावर एंड लॉजिस्टिक्स, जहाँ पे सड़कें, पोर्ट्स जो डीकंजेस्टेड रहेंगे और एफिशिएंसी के साथ आप उसको रियल टाइम में आप शिप कर सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत आगे चल के इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। Moving on to the U.S. stock market, major U.S. stock indices posted modest gains yesterday, held by financial and industrial shares. However, investors remain cautious ahead of corporate results and comments from the Fed Reserve officials this week that could give more insight into the path of interest rates. The Dow Jones Industrial Average, the S&P 500 and the Nasdaq Composite indices fell 0.3% each. What is your take on the interest rate? Do you see the Fed continue to pause, or will they hike it some more? And what about the tapering? Have they stopped buying corporate bonds, or are they going to resume it? Well, Arjun, when we are looking ahead, typically what happens is, if you look at the popular narrative, a lot of times people want certain things to happen and they will say that this is what's going to happen, because it's their bias that's making them say it. The other is, what is the likelihood? If you look at the statements from the Fed, there is very little indication that they are going to pause anytime soon. So they'll probably we are probably looking at a modest sort of 25 basis point kind of a hike. But there's no doubt Federal Reserve is taking cognizance of the fact that their steps in the past is bearing shape. The inflation is coming down, but some of the stickier parts of their U.S. inflation, which is basically housing prices and labor sort of wage inflation, they seem to be very obstinate. And till they make a dent out there, I don't think Fed will be in a position to pause. Let's have a look at the oil market now. Oil today fell for a second day as upbeat Chinese economic data failed to deflect the focus from a possible increase to U.S. interest rates and wider concern about the growth outlook. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.50 per barrel, while West Texas Intermediate WTI crude price was at $80.50 per barrel when reports last came in. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 220 रुपए महंगा होकर 60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 210 रुपए की तेजी से 75,020 रुपए प्रति किलो के आसपास रही। वैश्विक बाजारों की बात करें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $2016.10 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $25.20 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आप आए, हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदयन। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. The key domestic stock indices witnessed modest losses. Sensex closes at 59,727. Nifty settled at 17,660. Rupee closes at 82 rupees and 4 paise against the US dollar. Global stocks trade mixed as investors remain cautious ahead of the Fed comments this week. And Brent crude oil hovers around $84.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.